हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राधिका कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर थर्ड। कल हमने लेक्चर सेकंड में क्या डिस्कस किया था? ओएलएस मॉडल और रिग्रेशन मॉडल को डिस्कस किया था। 46 तक क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। दिसंबर 2012 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो दिसंबर 12 का 46 क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। तो 47 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एसोसिएटेड विद द लियोनटिफ स्टैटिक मॉडल। तो कल भी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा था और मैंने बताया था आपको भाई कि इनपुट आउटपुट मॉडल को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो इनपुट आउटपुट मॉडल के ऊपर होगा और दिसंबर 2012 के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आज। तो देखो, तो इनपुट आउटपुट मॉडल करवाता हूँ भाई एक बार। बिल्कुल इंपॉर्टेंट मॉडल है, हर बार नेट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म है भाई, तो ध्यान से देखना। तो ये शुरू करते हैं। तो देखो, इनपुट आउटपुट जो मॉडल है भाई वो गिवन है वेस्ली लियोनटिफ का। इस मॉडल के लिए वेस्ली लियोनटिफ को नोबेल प्राइज भी मिला था। नोबेल प्राइज विनर है वेस्ली लियोनटिफ। किस चीज में नोबेल प्राइज मिला था? इकोनॉमिक्स के अंदर। किसके लिए? इनपुट आउटपुट मॉडल के निर्माण के लिए। ठीक है भाई। तो अब मेन क्वेश्चन ये है भाई कि इनपुट आउटपुट मॉडल में बताता क्या है? तो इनपुट आउटपुट मॉडल हमें बताता है कि इकोनॉमी के अंदर किस तरह एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। समझ रहे भाई क्या बोलना चाहता हूँ? कि ये बोलता है भाई इनपुट आउटपुट मॉडल कि इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर होते हैं और वो आपस में क्या भाई इंटरडिपेंड है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। क्लियर? अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इनपुट आउटपुट मॉडल मुझे क्या बताता है? कि इनपुट आउटपुट मॉडल मुझे बताता है कि एक फर्म या एक इंडस्ट्री बोलो भैया आप, कि एक इंडस्ट्री कितना प्रोडक्शन करे कि उसकी डिमांड क्या हो जाए भाई? फुलफिल हो जाए। देखो दोबारा, क्या बताता है इनपुट आउटपुट मॉडल मुझे? कि एक इंडस्ट्री कितना प्रोडक्शन करे कि उसकी डिमांड फुल हो जाए। डिमांड फुल का मतलब समझो कि मान लो एक इंडस्ट्री है X1 इंडस्ट्री ने 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। तो X1 इनपुट आउटपुट मॉडल मुझे क्या बताएगा कि मैं इतना प्रोडक्शन करूं कि मान लो इनपुट आउटपुट मॉडल ने मुझे बता दिया कि 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ना तो मेरे पास एक्स्ट्रा यूनिट बचेगी और ना ही मेरी डिमांड जो है वो कम रहेगी। देखो क्या बोलना चाहता हूं मैं कि इनपुट आउटपुट मॉडल मुझे बताता है कि एक इंडस्ट्री कितना प्रोडक्शन करे कि उसकी डिमांड फुल हो जाए, कि ना तो कुछ एक्स्ट्रा बचे और ना ही कमी पड़े किसी चीज की। समझो भाई कि ना तो सप्लाई कम रहे और ना ही सप्लाई ज्यादा रहे। तो इनपुट आउटपुट मुझे क्या बताता है कि एक इंडस्ट्री इतना प्रोडक्शन करे कि उसकी डिमांड जो है वो फुलफिल हो जाएगी, ना तो सप्लाई एक्स्ट्रा रहेगी और ना ही सप्लाई कम होगी। क्लियर है? तो अब देखो ये क्या बताता है भाई कि मान लो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि एक X1 इंडस्ट्री है, X1 इंडस्ट्री और वो मान लो प्रोडक्शन करती है A1 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है X1 इंडस्ट्री। और वो A1 प्रोडक्ट है, मान लो जैसे कि आप LED बल्ब ले सकते हो। तो देखो एक कुछ एग्जांपल लेता हूँ मैं उससे पहले कि मान लो X1 एक इंडस्ट्री है और उसके अंदर प्रोडक्ट क्या होता है? A1। तो A1 जो प्रोडक्ट है वो LED बल्ब्स का है मान लो। तो LED जो बल्ब्स हैं वो खुद भी यूज करेगी अपने अंदर। अरे वो कंपनी है उसके अंदर खुद के अंदर भी तो बल्ब्स का यूज करेगी, और अदर जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी उस LED बल्ब्स का यूज करेंगे अपने एज ए इनपुट के रूप में। अरे समझ रहे हो ना भाई? उस इंडस्ट्री के अंदर भी तो लाइटों की जरूरत होगी, तो वो इंडस्ट्री भी अपने प्रोडक्शन में इन एज ए इनपुट के रूप में LED बल्ब्स का यूज करेगी। और कहाँ पे जाएगा भाई इसका प्रोडक्शन? देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ भाई कि X1 जो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन है ना वो कहाँ पे यूज होगा? 3 जगह पे यूज होगा। फर्स्ट तो इस खुद के अंदर भाई X1 इंडस्ट्री का प्रोडक्शन कहाँ पे यूज होगा? खुद यूज करेगी कुछ तो वो। सेकंड कहाँ पे यूज होगा? X1 इंडस्ट्री का प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन क्या है A1, इसका प्रोडक्शन कौन यूज करेगा? अन्य फर्में मान लो X2 X3। अरे बहुत सी फर्में होंगी मार्केट के अंदर या बहुत सी फैक्ट्रीज होंगी, इंडस्ट्रीज होगी, तो वहां पे यूज होगा एज इनपुट के रूप में। समझ रहे हो? और कहाँ पे यूज हो सकता है भाई? हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर। समझ रहे हो ना? तो क्या बोलना चाह रहा हूं भाई मैं कि जो X1 कोई भी इंडस्ट्री है उसका जो प्रोडक्ट है वो 3 जगह पे यूज हो सकता है। तो वो खुद अपने अंदर यूज कर सकती है, सेकंड अन्य फर्में यूज कर सकते हैं उसका प्रोडक्शन को, थर्ड हाउस होल्ड सेक्टर यूज कर सकता है। क्लियर? यहां मैं एक अलग एग्जांपल लेके चलूं। मान लो एक पानी की मोटर की इंडस्ट्री है भाई। तो
पानी की मोटर की जो इंडस्ट्री है X1, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो खुद के अंदर भी यूज करेगी भाई पानी। अरे पानी तो सभी को चाहिए भाई, तो पानी की मोटर का यूज ये खुद के अंदर भी करेगी, समझ रहे हो। तो खुद के अंदर भी, और इसका प्रोडक्ट क्या मान लो वो प्रोडक्ट है A1, क्लियर है। तो फर्स्ट यूज तो इसका क्या हो गया, वो खुद के अंदर यूज करे। सेकंड यूज इसका क्या हो गया भाई कि अन्य फर्में भी यूज करेंगे भी पानी की मोटर को एज इनपुट के रूप में, क्लियर है भाई। तो सेकंड यूज क्या होगा, अदर फर्म्स यूज करेंगे इसके प्रोडक्ट को X2 X3, और X1 जो इंडस्ट्री है या इसका प्रोडक्ट क्या A1, इसके A1 प्रोडक्ट को और कहां पे यूज करेंगे भाई, हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर, हाउस होल्ड सेक्टर में यूज होगा इसका, क्लियर है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं भाई, सिंपल कि इनपुट आउटपुट मॉडल के अंदर, इनपुट आउटपुट मॉडल मुझे क्या बताता है, अरे ये क्या है भाई, स्टैटिक मॉडल है। स्टैटिक मॉडल क्या होता है भाई, जो डाटा के ऊपर बेस हो, समझ रहे हो भाई। तो ये एक मिनट इसको छोड़ो भाई अभी स्टैटिक को, अभी आप सिंपल इतना देखो भाई, तो आप समझो भाई। तो सबसे पहले देखो हमारा क्या क्वेश्चन था भाई कि इनपुट आउटपुट मॉडल गिवन किसका भाई, वेस्ले लियोनटिफ का, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज विनर है, क्लियर है। तो इनपुट आउटपुट मॉडल मुझे बताता क्या इकोनॉमी के अंदर कि एक इंडस्ट्री कितना प्रोडक्शन करे कि उसकी जो है डिमांड फुलफिल हो जाए, ना तो कुछ एक्स्ट्रा बचे और ना ही कुछ कम पड़े। तो वो बताता कैसे है, वो प्रोसेस को करेंगे अब हम, समझ रहे हो ना। डाटा कलेक्ट करता है, कैसे डाटा कलेक्ट करता है वो देखो अब, क्लियर है। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूँ भाई, देखो नेक्स्ट पेज करता हूँ। देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लो, देखो कि मान लो एक X1 इंडस्ट्री है, क्लियर है भाई, एक X1 इंडस्ट्री है और इसके अंदर प्रोडक्शन होता है भाई A1 प्रोडक्ट का, क्लियर है। और A1 वो प्रोडक्ट कौन सा है, मान लो LED बल्ब है, या मान लो भाई पानी की मोटर है, क्लियर है। तो मान लो पानी की मोटर्स का प्रोडक्शन करती है X1 इंडस्ट्री। तो जब पानी की मोटर का प्रोडक्शन करती है वो फर्स्ट कहाँ पे यूज करेगी, खुद के अंदर A11। A11 का मतलब क्या है देखो, या इसको मैं AIJ भी लिख सकता हूँ भाई, AIJ। तो AI तो क्या है, फर्स्ट फर्म का प्रोडक्ट भाई, और J क्या है, वो फर्म जो इसका यूज करेगी। तो समझ रहे हो, A11 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट फर्म का प्रोडक्ट, और कहाँ पे यूज हुआ, वन का मतलब भाई खुद के अंदर यूज कर लिया। तो A11 का मतलब क्या है भाई, फर्स्ट फर्म का प्रोडक्ट कहाँ पे यूज हो गया, खुद के अंदर यूज हो गया, क्लियर है। तो मैं इसको क्या लिख दिया, A11 और इनटू में साथ में लिख दिया इसके भाई X1 क्या है, फर्स्ट फर्म का प्रोडक्शन या फर्स्ट इंडस्ट्री का प्रोडक्शन, प्लस। तो देखो मैं पहले बता चुका हूं भाई कि किसी भी फर्म का जो प्रोडक्शन है वो 3 जगह पे यूज हो सकता है। फर्स्ट तो खुद के अंदर यूज करेगी, सेकंड अन्य फर्म में यूज करेंगी इनपुट के रूप में, और थर्ड हाउस होल्ड सेक्टर यूज करेगा। तो फर्स्ट ये, अब इसका मतलब समझो आप क्या लिखा है भाई। तो देखो A11 का मतलब है फर्स्ट फर्म का प्रोडक्शन खुद के अंदर यूज हो गया, और X1 क्या है, इसका प्रोडक्शन भाई, क्लियर है। और ये X1 क्या शो कर रहा है भाई, टोटल प्रोडक्शन, इसका X1 फर्म का टोटल प्रोडक्शन, ठीक है जी। तो A11 X1 का मतलब समझे भाई। अब ऐसे आगे चलता हूं मैं, A12 X2। अब इसका मतलब देखो क्या है भाई, A12 X2। देखो A1 क्या है भाई, फर्स्ट फर्म का प्रोडक्शन, फर्स्ट फर्म का प्रोडक्ट, और कहां पे यूज हो रहा है, सेकंड फर्म के अंदर। A1 क्या है, फर्स्ट फर्म का प्रोडक्ट, मैं पहले ही बता चुका। A1 क्या है, फर्स्ट फर्म का प्रोडक्ट, और 2 क्या है, सेकंड फर्म। तो फर्स्ट फर्म का जो प्रोडक्ट है वो कहां पे भी यूज होगा, सेकंड फर्म के अंदर, और X2 क्या है, सेकंड फर्म का प्रोडक्ट। इसी तरीके से फर्स्ट फर्म का जो प्रोडक्ट है वो कहां पे यूज होगा, थर्ड फर्म के अंदर, और इनटू X थर्ड फर्म का प्रोडक्ट। और ऐसे ही भाई बहुत से फर्म होंगी, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे A1N XN। 1N का मतलब क्या है, अप टू भाई ये सीरीज कंटिन्यू है। तो एक मिनट भाई, मैं नेक्स्ट रो में लिख रहा हूँ, देखो X1 इक्वल टू A11 X1, यानी कि फर्स्ट फर्म का प्रोडक्ट यूज हो गया खुद के अंदर, प्लस A12 X2 फर्स्ट फर्म का प्रोडक्ट यूज हो गया सेकंड फर्म के अंदर, प्लस A13 X3 फर्स्ट फर्म का प्रोडक्ट यूज हो गया थर्ड फर्म के अंदर। अप टू ये सीरीज चलती जाएगी कंटिन्यू, प्लस A1N XN फर्स्ट फर्म का प्रोडक्ट यूज हो गया nth फर्म के अंदर, क्लियर है। और तो फर्स्ट तो कहाँ पे यूज हो गया, खुद के अंदर यूज हो गया, सेकंड अन्य फर्मों के अंदर इनपुट के रूप में यूज हो गया, और कहाँ पे यूज हो सकता है इसका प्रोडक्ट, हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर। उसको मैं लिख रहा हूँ भाई D1। 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट फर्म का प्रोडक्ट, तो D हाउस, और D का मतलब क्या है यहाँ पे, हाउस होल्ड सेक्टर, क्लियर है। तो ये हो गया भी मेरी फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर है। ऐसे ही भी बहुत सी कंपनियां होंगी इकोनॉमी के अंदर, तो या इंडस्ट्रीज बोल सकते हो भाई कि बहुत सी इंडस्ट्रीज होंगी इकोनॉमी के अंदर। ऐसे ही मान लो कोई सेकंड X2 इंडस्ट्रीज है, ये भी किसी ना किसी चीज का प्रोडक्शन करेगी, तो इसका प्रोडक्शन भी कहाँ पे जाएगा, A21 X1। 21 X1 का मतलब क्या है, A2 का मतलब क्या है, सेकंड फर्म का प्रोडक्ट कहाँ पे यूज हो रहा है, फर्स्ट फर्म के अंदर,
यानी कि A21, A2 का मतलब सेकंड फर्म का प्रोडक्ट और 1 का मतलब फर्स्ट फर्म के अंदर यूज हो रहा है, तो A21 X1। और कहाँ पे यूज होगा इसका, खुद के अंदर भी यूज करेगी, तो A22 X2 सेकंड फर्म का प्रोडक्शन खुद के अंदर यूज होगा, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, A22 X2। कुछ नहीं किया भाई मैंने, जो पीछे बताया था ना आपको उसको सिर्फ मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहा हूं। जो आपको मैंने बोल के बताया था कि एक फर्म का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, उसको मैं सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। क्लियर है। तो और थर्ड क्या लिख सकता हूँ भाई मैं इसको, A23 X3 सेकेंड फर्म का प्रोडक्शन थर्ड फर्म के अंदर, ये सीरीज भी कंटिन्यू चलती जाएगी। और यहाँ पे A2N XN और कहाँ पे यूज होगा, हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर, तो ये D2 का मतलब क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर सेकेंड फर्म का प्रोडक्शन यूज करेगी। ऐसे ही कोई थर्ड इंडस्ट्री होगी, क्लियर है, तो थर्ड इंडस्ट्री भी कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करेगी, तो मान लो तो थर्ड इंडस्ट्री का प्रोडक्शन भी कहाँ कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट फर्म के अंदर भी जाएगा, तो A31 X1 का मतलब क्या हो गया, ए थर्ड फर्म का प्रोडक्शन कहाँ पे यूज होगा, 1 यानी कि फर्स्ट फर्म के अंदर एज इनपुट के रूप में, प्लस A32 X2 प्लस A33 का मतलब क्या है, थर्ड फर्म का प्रोडक्शन खुद के अंदर यूज होगा, अप टू ये सीरीज भी चलती जाएगी, A3N XN ऐसे बहुत सी फर्में होंगी भाई, तो प्लस और D3 का मतलब क्या हो गया, यानी कि थर्ड फर्म का, यानी कि डी का मतलब हाउस होल्ड सेक्टर किसका यूज भी करेंगे, थर्ड फर्म के प्रोडक्ट का भी यूज करेंगे, क्लियर है। और ऐसे ये जो सीरीज है X3 से हजारों फर्में होंगी, तो ये अप टू कंटिन्यू चलती जाएगी, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई XN, ये कंटिन्यूस अभी आगे, क्लियर। तो एक्सन इंडस्ट्री, तो एक्सन इंडस्ट्री किसका प्रोडक्शन करेगी, एन प्रोडक्ट का, तो X1 यानी कि AN क्या हो गया, एक्सन इंडस्ट्री का प्रोडक्ट, यानी कि AN प्रोडक्ट कहाँ पे यूज होगा, फर्स्ट फर्म इंडस्ट्री के अंदर एज इनपुट के रूप में, AN2 X2 AN3 X3 अप टू ANN XN। इसको समझो भाई, अब ANN का मतलब क्या है भाई, एक्सन इंडस्ट्री का प्रोडक्ट यूज होगा, खुद के अंदर यूज होगा, यानी कि NN फर्म के अंदर यूज होगा, तो ANN XN प्लस DN, एन लिखूंगा भाई, एन का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट किसका, एक्सन इंडस्ट्री का प्रोडक्ट क्या है भाई, एन। तो समझो इतना, यहाँ तक क्लियर है अभी सभी को, तो अब आगे देखिए, देखो जी इतना क्लियर है जी सभी को। तो अब देखो समझो ना भाई, ये क्या लिखा है मैंने, जो अभी आपको पीछे बताया था उसको मैंने सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, क्लियर। अब देखो इस X1 फर्स्ट जो इक्वेशन है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, जो X1 है, क्लियर है, तो ये इक्वल के उस साइड अभी लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड भाई, तो राइट हैंड साइड वाले को मैं जब उठा के लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, X11 A11 X1, सॉरी माइनस भाई, माइनस A12 X2 माइनस A13 X3 अप टू माइनस A1N XN इक्वल टू D1। ये D1 को सिर्फ लेफ्ट राइट हैंड साइड रखा भी, और सभी को उठा के मैं कहाँ पे ले आया, लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर अभी इतना सभी को। बोलो फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे ही मैं सेकंड इक्वेशन को भी लिख सकता हूँ ना, जब सेकंड इक्वेशन की ये जो प्रोडक्ट है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, एक मिनट देखिए इससे नीचे, ये तो क्या थी, इक्वेशन मॉडल था भाई मेरा, इस मॉडल को क्या कर रहा हूँ भाई मैं, सिर्फ और सिर्फ इन वेरिएबल्स को उठा के मैं क्या लेके जा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ, और सिर्फ राइट हैंड साइड क्या रख रहा हूँ, D1 D2 D3 को रखूंगा। तो इस इक्वेशन को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगा तो साइन चेंज कर दिया और कुछ नहीं किया अभी तक, क्लियर। ऐसे ही X2 वाले को जब मैं इन प्रोडक्ट को उठा के लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगा तो क्या होगा, माइनस A21 हो जाएगा X1, क्लियर। अब ये आप सोच रहे हो X2 कहाँ पे गया, तो X2 को मैं अब लिखूंगा, देखो X2 क्या है मेरा, प्लस का, तो प्लस X2 और साथ में ये माइनस, इसका भी रोल अभी समझाऊंगा आपको, X2, क्लियर है इतना। अब क्या होगा, थर्ड वाला भाई माइनस A23 X3 अप टू N तक चलता जाएगा, माइनस A2N XN, और यहाँ पे क्या हो गया D2, क्लियर है जी। ऐसे ही मैं थर्ड रो वाले को लेके आऊंगा भाई, क्लियर, या मैं डायरेक्ट भाई थर्ड को कैंसिल कर रहा हूँ, डायरेक्ट 10 वाले को लेके आता हूँ, देखो क्लियर, नहीं तो हमारी इक्वेशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएंगी, देखो माइनस AN1 X1 प्लस अप टू कंटिन्यूस है भाई, ये सीरीज समझ रहे हो ना, ये सीरीज कंटिन्यूस है, देखो X3 के बाद कंटिन्यूस थी, मैं X2 के बाद कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको,
क्लियर। तो 3 वाले लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कंटिन्यूस सीरीज है, समझ रहे होगे सभी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सॉरी माइनस का माइनस AN2। देखो अभी इसको मैं उठा के लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ, N2 X2 माइनस AN3 X3 अप टू सीरीज चलती जाएगी। क्लियर है जी। तो XN, तो देखो आप सोच रहे हो XN कहाँ पे गया, तो XN को मैं अब लिख रहा हूँ, XN प्लस का भाई, XN तो मेरा प्लस XN माइनस ANN XN इक्वल टू DN। बोलो भाई कोई डाउट होता है इसके अंदर, बोलो भाई कोई भी डाउट होता है इसके अंदर। क्लियर है। अब आगे देखो, देखो अब आप सोच रहे होगे भाई कि इसको मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, देखो कि आपने इसको यहाँ पे क्यों लिखा ऐसे और इसको क्यों लिखा, तो इसका भी एक लॉजिक अभी देखो आप। हम इसको आगे करता हूँ भाई, देखिए इतना क्लियर है जी सभी को। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, एक मिनट में, एक मिनट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, देखो इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ भाई, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, x1 कॉमन ले सकता हूँ ना मैं इन दोनों के अंदर से। तो जब मैं x1 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा मेरा, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 1 1, और यहाँ पे क्या बचेगा -A11। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। क्लियर। और सेकंड में इनको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ भाई, -A12 X2 -A13 X3। सॉरी 1 3 वाला तो हमने लिखा ही नहीं भाई। क्लियर है। थर्ड फॉर्म को तो हम कैंसिल कर चुके हैं ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट, एक मिनट। थर्ड फॉर्म वाला भी लिख लो भाई, देखो -A13 X3। क्लियर है जी। अब तो चलता जाएगा ये कहाँ तक भाई, -A1N XN इक्वल टू D1 लिख सकता हूँ भाई मैं इसको ऐसे भी। क्लियर है। इसी तरीके से मैं सेकंड इक्वेशन को जब सोल्व करूंगा तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, या मैं इसको भाई एक बार सिंपल बता रहा हूँ आपको, देखो और देखो क्या बोलना चाहता हूँ मैं। मैंने अब सिर्फ 2 ही फर्म रखी है ना, तो मैं 2 फर्म में ही इसको रखता हूँ, देखो कैसे भाई। यहाँ से मैं x1 कॉमन ले सकता हूँ, x1 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा भाई, 1 माइनस यहाँ पे क्या बचा 1 1। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ गया भैया, -A12 X2। इस प्रोडक्ट को मैं कैंसिल कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं थर्ड फर्म को जो थी मेरी उसको मैं, अरे पीछे देखो भाई कुछ नहीं किया, सिंपल है बिल्कुल। मेरी जो इक्वेशन है वो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इस थर्ड वाली जो फर्म है ना इसको निकाल दिया यहाँ से, क्योंकि सीरीज क्या है मेरी कंटिन्यूस है। अरे देखो चाहे तो मैं 3 के बाद 4 लिख के कंटिन्यू करूँ या मैं 2 के बाद कंटिन्यू करूँ, तो समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्लियर। तो मैं इस 3 वाले को कैंसिल भी कर सकता हूँ, 2 वाले को भी कैंसिल कर सकता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। क्लियर है। तो मैं अब इक्वेशन छोटी करने के लिए क्या कर रहा हूँ, इस थर्ड वाले को हटा रहा हूँ भाई, यानी कि अब ये मेरी सीरीज जो है इसके बाद कंटिन्यू होगी 2 के बाद। अरे समझ रहे हो ना क्या बोलना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। क्लियर। तो इसके बाद कंटिन्यू हो गई, तो -A1N XN, ये सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि इक्वेशन हमारी छोटी हो जाए। क्लियर। तो ऐसे ही मैं भी इसको लिख सकता हूँ -A21X1, और यहाँ से मैं अब क्या कॉमन ले सकता हूँ, x2 कॉमन ले सकता हूँ, प्लस का है भाई ये मेरा, देखो x2, यहाँ पे क्या बचेगा 1, अंदर क्या बचेगा -A2। क्लियर है जी। अब ऐसे ही ये अब 2 3 वाला तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, इसके बाद सीरीज कंटिन्यू है, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, A2N माइनस का A2N XN क्लियर है। ऐसे ही भाई मेरी आगे सीरीज है माइनस ये वाली भाई AN1X1 प्लस, सॉरी माइनस भाई, माइनस AN2X2 अब टू चलता जाएगा भाई कहाँ तक, n तक। तो ये अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं XN, जब इसके अंदर से XN कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 1 माइनस ANN, राइट हैंड साइड D3। ठीक है जी। अब देखो आगे, इतना क्लियर है जी सभी को। अब उसके बाद देखिए आप, अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इस इक्वेशन को मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो आप सभी को पता होगा भाई मैट्रिक्स की किसी भी इक्वेशन को, जैसे मान लो 3x
प्लस 4y, क्लियर है, ये इक्वेशन है भाई कोई, और एक इक्वेशन है 2x प्लस 6 है वाई। ठीक है, तो इसको जब मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या करता हूँ भाई, सिर्फ नंबर्स को लिखता हूँ भाई, वेरिएबल्स को छोड़ देता हूँ, 3 4 2 6 ऐसे लिखता हूँ। तो इसी तरीके से मैं इस मैट्रिक्स को क्या लिखूंगा, यानी कि इन इक्वेशंस को क्या लिखूंगा, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूंगा भाई। देखो कैसे, देखिए भाई, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या, एक मिनट, एक मिनट, देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है जी, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, एक मिनट, देखो इसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इन इक्वेशंस को मैं किसकी फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे मैं x1 के साथ क्या है, मैथमेटिक वैल्यू, यानी कि ये 1 माइनस a11, तो यहाँ से क्या लिखूंगा 1 1। इसी तरीके से x2 के साथ क्या वैल्यू है, माइनस a12। इसी तरीके से xn के साथ क्या वैल्यू है, अप टू ये सीरीज चलती जाएगी। xn के साथ क्या वैल्यू है, माइनस a1n। क्लियर है जी, इसको मैं, देखो ये कंटिन्यूस का साइन है, क्लियर, लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस a21 x1 प्लस है भैया, तो यहाँ से x2 के साथ क्या है, माइनस a122। ठीक है जी, लिख सकता हूँ कंटिन्यू सीरीज। यहाँ पे क्या आएगा, एक्सन के साथ में क्या है, माइनस a2n। ठीक है, और ये सीरीज क्या है भैया, आगे कंटिन्यू है। देखो 2 के बाद भी ये सीरीज क्या थी, कंटिन्यू थी ना आगे, क्लियर है। 2 के बाद में सीधा n नंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज तक ले गया, तो ये सीरीज भी आगे कंटिन्यू है। तो इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, अब माइनस यहाँ पे n1 के साथ में क्या है भाई, सॉरी x1 के साथ में क्या है मेरा an1 भाई, तो माइनस के an1। यहाँ पे क्या आएगा, x2 के साथ में क्या है मेरा an2। अब तो ये सीरीज चलती जाएगी और कहाँ पे जाएगी, और xn के साथ में क्या है 1 माइनस an, तो 1 माइनस an। क्लियर है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई मैं। ठीक है जी, अब उसके बाद देखो, और इनको मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, देखो कैसे भाई, कुछ नहीं, सिंपल कर रहा हूँ, x1 x2 सॉरी xn, ये सीरीज कंटिन्यू है, इक्वल टू a1, बताऊंगा अभी, एक बार लिख रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा कैसे लिखा है सब कुछ, a3। ठीक है जी, देखिए, देखो भी कुछ नहीं किया, सिंपल, ये जो ऊपर हमारी मैट्रिक्स थी, सॉरी इक्वेशंस थी ना, इनको मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। देखो कैसे, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। देखो कैसे भी, इस तरीके से, क्योंकि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना, देखो या तो आप इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, देखो ये इक्वेशंस की है, इस इक्वेशन को जब मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूंगा तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ इसको। कैसे, देखो मल्टीप्लिकेशन का रूल तो सुना होगा आपने मैट्रिक्स के अंदर, क्या रूल होता है भाई, 7 का रूल होता है। देखो 7 का रूल क्या होता है, कि जब मैं, यानी कि एक मिनट, कि मैं इस मैट्रिक्स को, यानी कि फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराऊंगा। देखो ये मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, क्लियर, और ये कोई मैट्रिक्स है एक्स, क्लियर है, आपस में मल्टीप्लाई है। जब मैं इनको अब वापस आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये सेम उसी फॉर्म में आ जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। देखो कैसे भाई, देखो जब मैं फर्स्ट फर्स्ट a11 एलिमेंट को, यानी कि 1 माइनस a11 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा x1 के साथ, तो यही आ जाएगा ये वाला। क्लियर, क्या क्या रूल होता है भाई 7 का, 7 का मतलब क्या भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी क्योंकि कॉलम क्या है भाई, हमारा एक ही कॉलम है भाई। देखो भाई, ये कौन सी मैट्रिक्स है, 3 × 3 की मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स क्या है भाई, 3 × 1 की मैट्रिक्स है। 3 का मतलब क्या है, 3 रो है, और इंटू 3 का मतलब क्या है, फर्स्ट क्या है रो, सेकंड क्या है कॉलम, फर्स्ट क्या है रो, सेकंड क्या है कॉलम। तो क्लियर है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल तभी एप्लीकेबल हो सकता है जब रो इक्वल टू कॉलम, यानी कि इसके कॉलम किसके इक्वल होने चाहिए, इसकी रो के इक्वल होने चाहिए, यानी कि लास्ट, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट इक्वल होने चाहिए। क्लियर है, तो ये इक्वल है भाई बिल्कुल, ये 3 3 इक्वल है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकती है भाई। तो मल्टीप्लिकेशन में अब मैं क्या करूंगा,
अब जब मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करूंगा मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स के ऊपर भी आपको लेक्चर दूंगा भाई, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन रूल कैसे होता है। जब इसको यानी कि ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं भाई, दिस दिस, तो जब मैं इसको, एक मिनट देखिए, फर्स्ट एलिमेंट x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, सेकंड एलिमेंट -1 a2 x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, और जब थर्ड एलिमेंट मेरा इसके साथ xn के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। क्लियर है जी। और ऐसे ही मैं सेकंड इक्वेशन को जब इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि -a21 सॉरी भैया x1 एज इट इज लिख दिया। क्लियर है। तो जब मैं a-a21 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा x1 के साथ तो क्या आ जाएगा, -a21 x1, और 1 -a22 को जब मैं x2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा, और इसी तरीके से इसको मैं जब इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यही आएगा। क्लियर है। तो इसलिए मैं इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ भाई। क्लियर है। तो अब आगे देखो। क्लियर है जितना, ये यहाँ पे हम कैसे पहुंचे। क्लियर है। तो उसके बाद देखो, मैं इसको थोड़ा ओरिजिनस कर रहा हूँ भाई। देखो इस इक्वेशंस को, यानी कि एक मिनट आप देखो, देखिए इस मैट्रिक्स को, ये मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, इसको नाम दे दिया भाई, एक मिनट, इसको नाम दे दिया ए मैट्रिक्स, और इसको नाम दे दिया एक्स मैट्रिक्स। ठीक है जी। इसको नाम दे दिया एक्स मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स को नाम दे दिया डी मैट्रिक्स। ठीक है, तीनों मैट्रिक्स को नाम दे दिया। अब देखो इस मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जी। कैसे देखो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कौन सी मैट्रिक्स है ये, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो 1 1, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए 0, तो उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है। तो एक मैं क्या बोल रहा था अभी कि ए मैट्रिक्स को मैं कैसे भी लिख सकता हूं, दिस माइनस a11 a12 अप टू a1n a22 सॉरी a21 भाई, एक मिनट, a21 a22 अप टू a2n a2 a31 सॉरी 3 नहीं, n तक लेके चले थे हम, तो ये क्या आएगा n1 an2 अप टू ann। ठीक है जी। तो देखो ए मैट्रिक्स को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ भाई, ये क्या है मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस दिस, क्योंकि जब मैं दिस माइनस दिस करूंगा, यानी कि ये क्या है मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जब मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस दिस करूंगा तो मेरे वापस वही आ जाएगा। देखो करके दिखाता हूँ। माइनस का तो रूल पता होगा भी आपको, कैसे मैट्रिक्स के अंदर माइनस करते हैं, a11 एलिमेंट्स को 1 1 एलिमेंट के साथ माइनस करूंगा तो 1 माइनस जब a11 होगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस a11, 0 माइनस a12 होगा तो क्या होगा माइनस का a12 बचेगा। क्लियर। इसी तरीके से 0 माइनस a1n होगा तो क्या बचेगा माइनस का a1n। तो इस ए मैट्रिक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इस तरीके से। क्लियर है। तो समझो भाई इतना। अब आगे देखो, मैं यहीं पे सिंपल्स कर रहा हूँ इसको, देखो एक मिनट, देखिए भाई। ठीक है जितना। अब देखो, तो मैं इस सारे को मैं एक मिनट कलर चेंज करता हूँ, इस सारे को मैं कैसे भी लिख सकता हूँ भाई, यानी कि ये मैट्रिक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई का मतलब क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो 1 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो 0। क्लियर है। बहुत से टाइप की होती है मैट्रिक्स, तो आपको कभी मैट्रिक्स कराऊंगा तब करवाऊंगा, सिंगुलर क्या होती है, नॉन सिंगुलर क्या होती है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर। तो अभी आप सिर्फ इतना देखिए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स, आई माइनस ए लिख सकता हूँ भाई इसको मैं, क्योंकि आई जब माइनस ए करूंगा तो वापस क्या आ जाएगी, यही मैट्रिक्स आ जाएगी मेरी। क्लियर। तो आई माइनस ए, सॉरी आप इसको ये नाम मत दीजिए, आप इसको नाम दो ये। क्लियर है। इस मैट्रिक्स को क्या नाम दे दिया ए, और ये मेरी क्या है आई, तो आई माइनस ए। क्लियर है। आई माइनस ए, और ये इस मैट्रिक्स को क्या नाम दिया था हमने, एक्स मैट्रिक्स। क्लियर है। तो आई माइनस ए इंटू एक्स मैट्रिक्स इक्वल टू कौन सी मैट्रिक्स है मेरी, ये डी वाली, समझ रहे हो ना। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ डी, तो इसको एक मिनट, डी मैट्रिक्स भाई, तो इसको मैं सिंपल इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ना, समझ रहे हो ना। तो अब क्या कर दिया भाई मैंने, सिंपल इसको इस फॉर्म में लिख दिया भाई, आई माइनस ए
इक्वल टू डी। और हमारा मेन काम क्या था भाई, क्या निकालना था हमें कि एक फर्म कितना प्रोडक्शन करे कि उसकी डिमांड फुलफिल हो जाए। तो यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स। अरे एक्स की वैल्यू निकलेगी तो उसका मतलब क्या है, एक्स वन क्या बताएगा टोटल आउटपुट, एक्स टू क्या बताएगा टोटल आउटपुट, सेकंड फर्म का, एक्स एन क्या बताएगा एनथ फर्म का टोटल आउटपुट। तो टोटल आउटपुट ये कितना बताएगा कि उसकी डिमांड क्या हो जाए फुलफिल। एक्स की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो डी, तो ये वन माइनस ए, सॉरी वन नहीं, ये आई है भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई माइनस ए जब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ इस साइड आएगा तो भी राइट हैंड साइड, तो क्या साइड में, क्लियर है दिस। और अगर मैं तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये पावर इसकी प्लस है, प्लस वन पावर है ना इसकी, तो ऊपर जाएगी तो पावर क्या जाएगी माइनस वन, क्लियर, यानी कि आई माइनस ए का इनवर्स। समझिए भाई, तो मेरा कंक्लूजन क्या निकला है अभी तक का, दिस, ये मेरा क्या आ गया कंक्लूजन यहाँ तक, क्लियर है। तो अब देखो भाई आगे एक चीज देखो आप, तो इसको जब हम फाइंड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, इनपुट आउटपुट मॉडल का रिजल्ट आ जाता है, और ये बता देता है कि x1 फर्म इतना प्रोडक्शन करे, x2 फर्म इतना प्रोडक्शन करे, x3 फर्म इतना प्रोडक्शन करे। इसको सॉल्व करना भी आपको सिखाऊंगा भाई जब हम मैट्रिक्स करेंगे तब, कि i माइनस ए का इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद में डी से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल है बिल्कुल, क्लियर। तो अब देखो, और जिसको मैट्रिक्स आती होगी वो निकाल भी सकता है इस सबको। अब देखिए इनपुट आउटपुट मॉडल कब अप्लाई होगा, इनपुट आउटपुट जो मॉडल है वो अप्लाई कब होगा। देखो फर्स्ट कंडीशन तो क्या है भाई इसके लिए, कि आई माइनस ए, यानी कि आई माइनस ए जो है उसका डिटर्मिनेंट, एक मिनट, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्या बोल रहा है भाई, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ गया तो वो मैट्रिक्स कौन सी हो जाती है, सिंगुलर मैट्रिक्स, और सिंगुलर मैट्रिक्स का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। वो भी आपको बताऊंगा भाई मैं, कि किसी भी मॉडल का अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ जाए, चाहे कोई भी मॉडल हो भाई, वो चाहे इनपुट आउटपुट हो या कोई भी मॉडल हो, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्लियर है। तो सबसे पहले ये करवाऊंगा भाई आपको, जब आइडेंटिफिकेशन मॉडल करवाऊंगा ना तब आपको बताऊंगा कि आई माइनस ए यानी कि इनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो सॉल्यूशन क्यों नहीं होता वो भी बताऊंगा आपको, क्लियर है। या आप बोल सकते हो सिंपल कि डिटर्मिनेंट जो होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंसी टेस्ट। डिटर्मिनेंट में क्या बताता है कि कहीं क्या एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन के ऊपर डिपेंड तो नहीं है। अगर मान लो तीन इक्वेशन है, तीन है, 3 × 3 की मैट्रिक्स है, और उसका डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ गया तो इसका सिंपल मतलब क्या निकलेगा कि उस मैट्रिक्स के अंदर एक इक्वेशन किसी अन्य इक्वेशन के ऊपर पक्का डिपेंड कर रही है, क्लियर है। तो वो भी आपको बताऊंगा भाई मैं कि कैसे करते हैं हम डिपेंडेंसी टेस्ट, क्लियर। तो फर्स्ट कंडीशन तो क्या है भाई, कि नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, या बोल सकते हो सिंपल कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है भाई, कि A11 जो या AI देखो भाई, AI जो एलिमेंट है वो ग्रेटर देन वन नहीं होना चाहिए। ग्रेटर देन वन का मतलब क्या हो गया, AI का मतलब क्या था, या A11 का मतलब क्या था, फर्स्ट फर्म का प्रोडक्ट खुद के अंदर यूज हो, यानी कि कोई ये तो पॉसिबल ही नहीं है अभी, AI ग्रेटर देन वन तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि एक फर्म प्रोडक्शन तो करे 100 यूनिट का और कंज्यूम कर जाए 150 यूनिट, क्लियर, यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा तो कंज्यूम कर ही नहीं सकती, तो AI ग्रेटर देन वन तो कभी हो ही नहीं सकता, क्लियर। तो एक तो ये नहीं होना चाहिए, AI ग्रेटर देन वन नहीं होना चाहिए भाई कभी भी, क्लियर है। थर्ड क्या कंडीशन है भाई, कि AI जो है वो इक्वल टू वन भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया भाई, कि A11 अगर इक्वल टू वन हो गया, A11 अगर मेरा इक्वल टू वन हो गया तो इसका मतलब क्या, फर्स्ट फर्म अपना सारा का सारा प्रोडक्शन खुद ही कंज्यूम कर रही है, तो बेचने के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं भाई, समझ रहे हो ना, तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो उसका क्या सोल्यूशन होगा, क्लियर है। तो AI जो है वो इक्वल टू वन भी नहीं होना चाहिए, क्लियर है। और क्या है भाई इसके अंदर, कि डायगोनल एलिमेंट जो है ना वो पॉजिटिव होने चाहिए। अरे इनपुट आउटपुट मॉडल के अंदर क्या है भाई, फोर्थ कंडीशन, कि डायगोनल जो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, नेगेटिव। देखो जैसे अभी हमने पीछे किया था ना, देखो ये क्या है भाई, डायगोनल एलिमेंट्स, ये मेरे क्या है डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल तो समझते हो ना, ये डायगोनल एलिमेंट क्या है इसके अंदर, पॉजिटिव मॉडल के अंदर, और नॉन डायगोनल एलिमेंट ये सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ये और ये, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, नॉन पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव, क्लियर। तो ये कंडीशन क्या है भाई, कि डायगोनल एलिमेंट तो मेरे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव, और नॉन डायगोनल एलिमेंट मेरे क्या होने चाहिए, नेगेटिव। समझे हो जितना, क्लियर है जितना। अब देखिए भाई, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ओपन साइमन कंडीशन बोलते हैं भाई, वो आगे देखो एक बार, इतना देखो।
क्लियर है जी। अब देखो, और मेरा जो ये इनपुट आउटपुट मॉडल है, ये क्या कौन सा मॉडल है जी? स्टैटिक मॉडल है। कौन सा? स्टैटिक मॉडल है। क्यों है स्टैटिक मॉडल? क्योंकि एक फर्म यह फाइंड कर सकती है कि वो नेक्स्ट बार कितना प्रोडक्शन करेगी, उसकी डिमांड क्या हो जाए, फुलफिल। अब किसको देखकर? अब की बार के प्रोडक्शन को देखकर, यानी कि डाटा के ऊपर बेस है भाई। अरे स्टैटिक मॉडल क्यों है भाई ये? क्योंकि डाटा के ऊपर बेस सिस्टम है कि एक फर्म अब की बार के प्रोडक्शन से ये हिसाब लगा सकते हैं कि वो नेक्स्ट टाइम कितना प्रोडक्शन करे। क्लियर है? तो इसलिए क्या है भाई, इनपुट आउटपुट मॉडल हमारा स्टैटिक मॉडल है। और स्टैटिक मॉडल दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्लोज्ड क्लोज्ड मॉडल, क्लोज्ड मॉडल, और सेकंड ओपन मॉडल, ओपन मॉडल। तो देखिए, तो क्लोज मॉडल क्या होता है मेरा? देखो भाई, एक मिनट। क्लोज मॉडल मेरा क्या होगा भाई, जब सारा का सारा जो आउटपुट है ना, मान लो A11 फर्म थी, जब सारा का सारा आउटपुट इनपुट के रूप में यूज हो जाए। क्या बोल रहा हूँ भाई, जब सारा का सारा प्रोडक्ट एज ए अन्य फर्म में इनपुट के रूप में यूज कर ले, और हाउस होल्ड सेक्टर यानी कि डी के लिए जो है वो सप्लाई बचे ही ना, यानी कि डी अगर जीरो हो जाए मेरा। क्लोज मॉडल क्या होता है भाई, जिसमें सारा का सारा जो आउटपुट है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज बोल सकते हो आप, कि अन्य जो इंडस्ट्रीज है वो इनपुट के रूप में खुद ही यूज कर ले, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए डिमांड बचे ही ना या सप्लाई बचे ही ना। क्लियर है? यानी कि डी की वैल्यू क्या हो जाए अगर जीरो, तो उस मॉडल को मैं क्या बोलता हूँ, क्लोज मॉडल। क्लियर है? और उस मॉडल का कोई भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता। समझ रहे हो भाई, कि अगर क्लोज मॉडल है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो, लेकिन नो सॉल्यूशन। ठीक है जी, नो सॉल्यूशन। और ओपन मॉडल किसे बोलते हैं? ओपन मॉडल उसे बोलते हैं जब आउटपुट जो है वो फाइनल डिमांड के अंदर भी जाए, यानी कि खुद भी यूज करे, अन्य फर्म में भी यूज करे, और हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर भी जाए, यानी कि डी पॉजिटिव हो, कुछ ना कुछ वैल्यू हो डी की। क्लियर है? अगर डी हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर भी जाए तो उसका क्या होगा, उसको हम बोलते हैं ओपन मॉडल, यानी कि उस मॉडल का यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इनपुट आउटपुट मॉडल के अंदर सॉल्यूशन सिर्फ किसका होगा, ओपन मॉडल का। क्लोज मॉडल का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, क्लोज मॉडल को हम क्या भी बोलते हैं, एंडोजीनियस मॉडल। एंडोजीनियस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। क्लोज इनपुट आउटपुट मॉडल को किस नाम से भी जाना जाता है? एंडोजीनियस मॉडल। क्लियर है जी, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और ओपन मॉडल को किस नाम से भी जाना जाता है? एक्सोजीनियस मॉडल। तो ये बात याद रखना, डायरेक्ट नेट में पूछी जाती है भाई, कि ओपन अगर इनपुट आउटपुट मॉडल क्लोज है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोजीनियस मॉडल। अगर ओपन है तो उसको एक्सोजीनियस मॉडल। और इसकी ये कंडीशंस समझ रही हो भाई। इसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जी, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट। क्या भाई? हॉकिंस साइमन कंडीशंस। हॉकिंस साइमन कंडीशंस। हॉकिंस साइमन कंडीशन है भाई, कि इसके जो प्रिंसिपल माइनर है ना, वो यानी कि या बोल सकता हूँ भाई मैं आई माइनस ए, आई माइनस ए मेरा क्या आया था भाई, 1 - A 1 1, दो मैट्रिक्स A12 -A21, 1 - A22। क्लियर है? ये क्या होना चाहिए मेरा, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट क्या, एक मिनट देखो, यानी कि इसके जो प्रिंसिपल एलिमेंट्स है ना, वो क्या होने चाहिए भाई मेरे, पॉजिटिव होने चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इसके जो प्रिंसिपल एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। क्लियर है भाई? तो वही मेरी क्या है भाई, ओकन साइमंस कंडीशंस है। क्लियर है? और ये जो मैट्रिक्स है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो ये मेरी क्या भाई, ओकन साइमन कंडीशन। तो इनपुट आउटपुट मॉडल की वायबिलिटी के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, ओकन साइमन कंडीशंस का फुलफिल होना। क्लियर है? ओकन साइमन कंडीशंस क्या है मेरी, प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि यार बोल सकते डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव। क्लियर है? ऑल प्रिंसिपल माइनर्स आर मस्ट बी पॉजिटिव, यानी कि ये हमारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। क्लियर है जी? तो ये मेरी क्या है, ओकन साइमन कंडीशन। तो एक बार दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ भाई, फास्टली देखो। देखिए, सबसे पहले क्या किया था भाई, कि किसी भी इनपुट आउटपुट मॉडल गिवन किसका था, इस पेज पे था देखो, इनपुट आउटपुट मॉडल मेरा गिवन किसका था, वेस्ली लियंटिफ का गिवन था, नोबेल प्राइज विनर है जी। क्लियर है? इनपुट आउटपुट मॉडल मुझे क्या बताता है कि इकोनॉमी के अंदर
बहुत सी इंडस्ट्रीज है वो आपस में, या बोल सकते बहुत से सेक्टर वो आपस में किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। और मुझे इनपुट आउटपुट मॉडल क्या बताता है कि एक फर्म कितना प्रोडक्शन करे कि उसकी डिमांड फुलफिल हो जाए, ना तो एक्स्ट्रा बचे और ना ही कम रहे। क्लियर है? तो ये जो मैंने बोला था, एक एग्जाम्पल लेके चला था कि मान लो कोई फर्म है, एलईडी बल्ब्स की लगा लो या पानी की मोटर की लगा लो। क्लियर है? तो उसका प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे यूज होता है, खुद एक तो वो स्वयं यूज कर सकती है अपने प्रोडक्शन के अंदर, सेकंड अन्य फर्म में एज इनपुट के रूप में उसके प्रोडक्ट को यूज कर सकती है, थर्ड हाउस होल्ड सेक्टर में यूज हो सकता है। क्लियर है? अब ये जो बात मैंने बोली है इसको मैं क्या लिख रहा हूँ भाई, इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहा हूँ। इक्वेशन की फॉर्म में जब मैं इसको लिखूंगा तो क्या लिख दिया कि फर्स्ट फर्म का प्रोडक्ट कहाँ पे यूज होगा, खुद के अंदर, सेकंड फर्म के अंदर यूज होगा, थर्ड फर्म के अंदर यूज होगा, अप टू एन फर्म तक यूज होता रहेगा। और D1 क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर फर्स्ट फर्म का प्रोडक्ट यूज हो गया। ऐसी सेकंड इक्वेशन लिख दी, थर्ड लिख दी, अप टू एन तक ये सीरीज चलती जाएगी। क्लियर है? और इनपुट आउटपुट मॉडल मुझे क्या बताएगा कि x1 यानी कि x1 का मतलब क्या है, टोटल प्रोडक्शन, और x2 का मतलब सेकंड फर्म का टोटल प्रोडक्शन, कि एक फर्म कितना प्रोडक्शन करे कि उसकी डिमांड फुलफिल हो जाए। तो मेन मोटिव हमारा क्या है, यहाँ से x1 x2 x3 की वैल्यू निकालना। और इसको हम किसकी सहायता से निकालेंगे, मैट्रिक्स की सहायता से। इसलिए हमने इस सारे को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, मैट्रिक्स की फॉर्म में। क्लियर है? तो उसके बाद क्या हो गया, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आया तो ये माइनस में हो गया था भाई, सेकंड स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड लेके आया तो माइनस में हो गया। उसके बाद क्या किया, x1 कॉमन ले लिया, x2 कॉमन ले लिया, xn कॉमन ले लिया। उसके बाद क्या हो गया, कॉमन होने के बाद जब इस इक्वेशन को मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूंगा तो इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 1 - a 1 1, क्योंकि जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस यही आ जाएगा, तो इसलिए मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। और ए मैट्रिक्स यानी कि इस वाली मैट्रिक्स को मैं इस तरीके से भी लिखता हूँ, I - a की फॉर्म में। क्लियर है? I की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है जी? और इस सारे को जब मैं सोल्व करता हूँ तो इनके नाम दे दिए भी मैट्रिक्स, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। और मेन मोटिव हमारा क्या है, एक्स को फाइंड करना। तो एक्स को जब हम फाइंड करते हैं तो 30। तो ये डायरेक्ट इक्वेशन भी पूछते हैं भाई कि इनपुट आउटपुट मॉडल के अंदर कौन सी इक्वेशन है इनमें से, आगे क्वेश्चन आएंगे तब हम देखेंगे। क्लियर? तो याद रख लेना इसको। ठीक है जी? तो इसकी कंडीशन बताइए भाई, उसके बाद इनपुट आउटपुट मॉडल कब अप्लीकेबल होगा, यानी कब उसका सोल्यूशन होगा कि I - a का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। Aij यानी कि एलिमेंट जो ग्रेटर देन 1 तो हो ही नहीं सकते भाई, और इक्वल टू 1 भी नहीं होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी पॉजिटिव और नॉन डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है? स्टैटिक मॉडल क्यों है भाई, क्योंकि इस मॉडल से हम पता लगा सकते हैं कि एक फर्म कितना प्रोडक्शन करे नेक्स्ट टाइम की उसकी डिमांड फुलफिल हो जाए। स्टैटिक मॉडल मेरा दो टाइप का होता है, क्लोज मॉडल यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर के लिए डिमांड यानी कि डी की वैल्यू अगर 0 हो तो उसको हम बोलते हैं क्लोज मॉडल। ओपन मॉडल, हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर अगर आउटपुट जाए यानी कि डी अगर मेरा पॉजिटिव हो तो उसको बोलते हैं ओपन मॉडल। क्लोज मॉडल का दूसरा हम किस नाम से जानते हैं, एंडोजीनियस मॉडल। और ओपन मॉडल को हम एक्सोजीनियस मॉडल के नाम से। आकन-साइमन कंडीशन बिल्कुल नेसेसरी है इनपुट आउटपुट मॉडल के, यानी कि अगर इनपुट आउटपुट मॉडल का सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए कंडीशन क्या है, ओपन-साइमन कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है, यानी कि I - a यानी कि इसके प्रिंसिपल जो एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव। क्लियर है जी? तो ये था हमारा इनपुट आउटपुट मॉडल यहाँ तक। क्लियर है? जितना इनपुट आउटपुट मॉडल। अब देखो, अब आपको मैं बताता हूँ, तो हम यहाँ पे अब आगे ना, आप देखो x t I - a का इनवर्स। देखो ये क्या है, ये जो पीछे भी किया हमने निकाला है। क्लियर है? देख दिस वाला भी क्लियर है। अब मेन मोटिव ये है भाई, इसका सोल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, तो मैट्रिक्स की सहायता से भी इसका सोल्यूशन कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ भाई कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 क्यों नहीं होना चाहिए। देखो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ भाई सिंपल सी, मान लो x + 2y + 5z इक्वल टू 2, 3x + 4y + 3z इक्वल टू 4। उसके बाद लिख रहा हूँ मैं 2x + 4y + 10z इक्वल टू 4। अब देखो ये तीन इक्वेशन है और मैं अभी से आपको बता रहा हूँ भाई कि इन तीनों इक्वेशंस में अरे किसी भी मॉडल का सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है भाई, कि हम अगर x y z की वैल्यू को फाइंड कर सकें तो उसको बोलते हैं कि भाई उस मॉडल का सॉल्यूशन है। यानी कि x y z की वैल्यू, अरे बचपन में आप लोगों ने सभी ने किया होगा, दो इक्वेशन दे रखी हो तो मान लो जैसे 3x + 4y इक्वल टू 10, 4x + 2y इक्वल टू 5। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ से मैं x y की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, कैसे, फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करा दूँ, 4 से, सेकंड इक्वेशन को 3 से, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, और माइनस कर दूँ फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से तो ये कैंसिल। तो ऐसे हम x y की वैल्यू फाइंड करते थे ना बचपन में। क्लियर है जी? करते थे, वैसे ही सेम ये है। क्लियर है? तो अब इसमें मैं क्या बता रहा हूँ आपको
कि डिटर्मिनेंट मुझे क्या बताता है कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए। देखो कि डिटर्मिनेंट में क्या भी बोला था भाई, डिटर्मिनेंट क्या है मेरा, डिपेंडेंसी टेस्ट बोला था ना कि डिटर्मिनेंट का दूसरा नाम क्या बोल सकता हूँ भाई मैं, डिपेंडेंसी टेस्ट। यानी कि ये क्या मुझे क्या बताता है, डिटर्मिनेंट डिपेंडेंसी टेस्ट है भाई एक तरीके से। देखो कैसे, मैं अभी से मैं ये बता रहा हूँ आपको कि इस मॉडल का कोई सोल्यूशन नहीं है कि इस मॉडल से हम यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते। वो देखो अब क्यों, देखो मैं एक बार इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ उसके बाद बताऊंगा आप। देखो डिटर्मिनेंट, पहले मैं इसको इक्वेशन मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दूं भाई, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना आता होगा भाई सभी को। 1 एक्स के साथ क्या वेरिएबल है, कोई नहीं कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, वाई के साथ 2 और जेड के साथ 5। तो फर्स्ट रो लिख दी भाई। ऐसे ही सेकंड रो लिखूंगा तो मैं 3 4 3। ऐसे ही थर्ड रो 2 4 10। क्लियर है जी, ये हो गया 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है मेरी, 3 इंटू 3 की 3 रो है, 3 कॉलम है। क्लियर है जी। अब देखो, अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ भाई। मान लो कोई ए मैट्रिक्स है ये, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं भाई, दिस। तो डिटर्मिनेंट अगर किसी को नहीं आता भाई तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो यानी कि 40 माइनस दिस टी माइनस 12, और साथ में अभी ये क्या आएगा, माइनस का 2। और एक क्यों आता है, अगर किसी को डाउट है इसके अंदर भी तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना भाई। क्लियर, तो माइनस का 2। अब देखो माइनस का 2, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल। क्लियर, तो क्या हुआ 30 माइनस 6, 30 माइनस 6 प्लस, अब प्लस आएगा भी 5 का, 30, तो यानी कि 12 माइनस 8, 12 माइनस 8। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, मेरा 0 आएगा। वो क्यों आएगा देखो अब, तो 40 माइनस 12 जब मैं करूँगा तो क्या आएगा मेरा 28, और 28 1 से मल्टीप्लाई तो 28 ही। 30 माइनस 6 क्या आएगा मेरा 24, और 24 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 48, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, सॉरी माइनस का ही होगा भाई 24, तो माइनस के क्या होंगे मेरे 48। अब देखो 12 माइनस 8 4, और 4 इंटू 5 20, तो प्लस 20, और 20 प्लस 28 48, यानी कि प्लस के 48 और माइनस के 48। तो इसका डिटर्मिनेंट मेरा क्या आ गया 0। मैं पहले ही बोल रहा था भाई कि मुझे पता है इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0। इसका मतलब डिटर्मिनेंट अगर इसका 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि इसकी सभी इक्वेशन, यानी कि इस मॉडल की सभी इक्वेशन इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी कि कोई ना कोई इक्वेशन ऐसी है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी इक्वेशन डिपेंड कर रही है। देखो फर्स्ट इक्वेशन जो है ना वो थर्ड के ऊपर डिपेंड कर रही है। देखो कैसे, एक्स क्या है 1x, और ये मैंने डायरेक्ट फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और थर्ड इक्वेशन बना दी कि 2x 2y का 4y हो गया, 5z का 10z हो गया। तो इस मॉडल में हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। चलिए या मैं इसको और सिंपल बताता हूँ आपको। देखो मैं दो इक्वेशन का एग्जांपल लेके चलता हूँ। 2x प्लस 4y इक्वल टू 5 है, और मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ भाई 4x प्लस 8y इक्वल टू 10। इस मॉडल के अंदर आप एक्स वाई की वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते। क्लियर है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट ये इक्वेशन आपस में डिपेंड कर रही है एक दूसरे के ऊपर। तो फाइंड हम कैसे करते हैं इनकी वैल्यू की, फर्स्ट इक्वेशन को तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करा दूं और सेकंड को 2 से। एक वेरिएबल को मैं अगर इक्वल करूंगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो वापस में सारा सब कुछ नेग्लेक्ट हो जाएगा, यानी कट जाएगा भाई। क्लियर, तो एक्स वाई की वैल्यू मैं इसमें फाइंड नहीं कर सकता। क्लियर है, तो किसी भी मॉडल को सॉल्यूशन को फाइंड करने से पहले सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि कहीं एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन के ऊपर डिपेंड तो नहीं कर रही। क्लियर है, तो इसलिए डिटर्मिनेंट को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंसी टेस्ट या डिपेंडेंसी टेस्ट बोल सकते हो भी आप। डिटर्मिनेंट मुझे क्या बताता है भाई, डिपेंडेंसी टेस्ट बोल सकते हो या इंडिपेंडेंसी बोल सकते हो सिंपल, कि इट इज ए टेस्ट टू चेक द इंडिपेंडेंसी ऑफ द इक्वेशन। तो डिटर्मिनेंट मुझे क्या बताता है, इट इज ए टेस्ट टू चेक द इंडिपेंडेंसी ऑफ द इक्वेशंस। क्लियर है जी। तो और एक देखो भैया, आप यहाँ से एक चीज और देखो आप कि ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, तो इसका अब रैंक और दिखाता हूँ मैं यहाँ से, रैंक भी हम कैसे चेक करते हैं। अब रैंक अगर मैं बोलूँ तो इस मेरी जो मॉडल है उसका रैंक 3 नहीं आएगा भाई। अगर किसी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स का, तो उसका मतलब क्या है, इसका रैंक 3 नहीं है। क्लियर है, तो 3 नहीं है तो इसका रैंक क्या होगा। अब मैं एक रो और एक कॉलम कैंसिल कर दूँ, तो मान लो मैं फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम कैंसिल कर रहा हूँ, जैसे इसको और इसको कैंसिल कर रहा हूँ, तो मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 3 4
2 4। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा, तो ये कौन सी मैट्रिक्स बची है मेरे पास, 2 × 2 की। तो अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालूंगा, दिस माइनस दिस, तो यानी कि 12 - 8। इसका डिटर्मिनेंट आएगा 4, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका रैंक क्या होगा, 2। ऐसे अगर आपको 3 × 3 की मैट्रिक्स गिवन हो और रैंक पूछ ले तो आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट निकालोगे। अगर डिटर्मिनेंट 3 × 3 का 0 आ गया तो पक्की बात है उसका रैंक 3 तो होगा नहीं, क्लियर। फिर 2 × 2 में कन्वर्ट करोगे उस मैट्रिक्स को, और अगर उसका रैंक फिर भी 0 आ गया तो उसका रैंक 2 भी नहीं है, क्लियर है। और अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब उसका रैंक 2 है, समझिए जी, क्लियर है। तो डिटर्मिनेंट का फंडा समझ गए यहाँ से। अब देखो भाई, उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। हम एक मॉडल करते हैं आइडेंटिफिकेशन मॉडल। अब देखो आइडेंटिफिकेशन मॉडल क्या है भाई, वो बिल्कुल इसी से मैच करता है, इसीलिए इसके साथ करवा रहा हूँ। देखो एक मिनट में, देखो ये हमने एक एग्जांपल लिया था ना, हमारा मॉडल, ये हमारा एक मॉडल लिया था कुछ, क्लियर है। तो देखो किसी भी आइडेंटिफिकेशन मॉडल मुझे क्या बताता है भाई, कि किसी भी मॉडल के सॉल्यूशन के लिए कुछ कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। तो कौन कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फर्स्ट कंडीशन तो क्या है भाई उसके लिए, देखो कि नंबर ऑफ इक्वेशन है ना, कंडीशन नंबर फर्स्ट। एक मिनट भाई, इसको रफ कर देते हैं। देखिए भाई, फर्स्ट कंडीशन तो क्या है भाई, कंडीशन नंबर फर्स्ट, कि नंबर ऑफ इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू अननोन, मस्ट बी इक्वल टू अननोन। अननोन भाई जो ज्ञात नहीं है हमें, क्लियर है। जैसे इसमें अननोन कौन कौन से हमारे, एक्स वाई जेड, नॉन कौन से हमारे एक्स वाई जेड, क्लियर है। तो ये क्या बोल रहा है भाई, देखो, अरे देखो सिंपल, अगर इक्वेशन ऐसी है, अगर मैं थर्ड इक्वेशन ना दूं आप लोगों को, क्लियर है, सिर्फ ऊपर वाली 2 इक्वेशन दे दूं, तो आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है भाई, समझ रहे हो। पॉसिबल कब है, अगर 3 वेरिएबल है, यानी कि 3 अननोन है, तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो किसी भी मॉडल के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, कि नंबर ऑफ इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू अननोन। समझो भाई, फर्स्ट इक्वेशन क्या, किसी भी मॉडल के सोल्यूशन के लिए फर्स्ट कंडीशन कौन सी नेसेसरी है, कि नंबर ऑफ इक्वेशन किसके इक्वल होनी चाहिए, अननोन के। सेकंड, अब सेकंड देखिए भाई, इक्वेशंस आर क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट। सेकंड कंडीशन क्या है भाई, इक्वेशन क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट। जैसे ये मॉडल है, इस मॉडल में इक्वेशन इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और इंडिपेंडेंस टेस्ट में से कौन बताता है, डिटर्मिनेंट। तो इसमें क्या है, फर्स्ट इक्वेशन थर्ड आपस में क्या इंडिपेंडेंट, डिपेंड कर रही है एक दूसरे के ऊपर। तो सेकंड कंडीशन क्या है, इक्वेशन आर इंडिपेंडेंट। इक्वेशन क्या होनी चाहिए भाई मेरी, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, क्लियर है जी। तो सेकंड कंडीशन मेरी क्या है, इक्वेशंस आर इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंसी टेस्ट कौन बताता है, डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। अब मैं आपको करवा रहा हूँ आइडेंटिफिकेशन मॉडल। तो देखो मैं एक एग्जांपल लेके चला हूँ भाई, एक मिनट, देखो ये क्वेश्चन देखो भाई, आप 75 नंबर क्वेश्चन है भाई, कौन से पेपर का, नेट के अंदर आया हुआ है, जून 16 के पेपर में, पेपर नंबर 3 में 75 नंबर क्वेश्चन। देखो तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है अभी, देखो देखो, कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग स्टैंडर्ड नोटेशन। एक मिनट भाई, थोड़ा जूम करता हूँ, देखो, कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग स्टैंडर्ड नोटेशंस। नीचे क्या बोला हुआ है, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर कंडीशन द सेकंड इक्वेशन इज। देखो भाई, आइडेंटिफिकेशन मॉडल क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन मॉडल के अंदर हमें चेक करना होता है कि ये जो इक्वेशंस हैं इनका सॉल्यूशन पॉसिबल भी है नहीं, क्लियर है। तो जैसे एक ये मॉडल गिवन है भाई इसके अंदर, क्लियर है। तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा भाई, इसको कॉम्प्लिकेटेड करने को आप कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको सिंपल कराऊंगा, ना एक्सक्लूडेबल वेरिएबल बताऊंगा ना इंक्लूडेबल, सिंपल। अगर मैं भाषा में आपको बताऊं कि इन इस मॉडल को मैं कैसे आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफाई कैसे करते हैं किसी भी मॉडल को, तो क्या करना है भाई, आपको 3 इक्वेशन दे रखी है ना, चाहे 2 दे रखी हो इक्वेशन, 3 दे रखी हो, 4 दे रखी हो, 5 दे रखी हो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, उस पूरे मॉडल के अंदर, अब ये यहाँ पे मॉडल क्या, 3 इक्वेशंस का मॉडल है, उस पूरे मॉडल के अंदर अननोन को काउंट करो, यानी कि वेरिएबल्स को काउंट करो। तो कितने वेरिएबल, टोटल वेरिएबल काउंट करो। तो एक वेरिएबल तो हो गया y1 1, y2 2, y3 3, x1 4 5। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल है, 5।
अब सेकंड के अंदर काउंट करते हैं, 5 वेरिएबल तो हो गए, तो y2 तो पहले आ चुका भाई, तो y2 लिखने की तो जरूरत नहीं है, क्लियर है। y3 भी आ चुका, y1 भी आ चुका, x2 भी आ चुका, 5 वेरिएबल। y3 फर्स्ट के अंदर आ चुका भाई, y3 भी क्लियर है, और x1 भी आ चुका, x2 भी आ चुका, और x3। एक मिनट भाई दोबारा काउंट करते हैं, एक मिनट मैं रेस कर रहा हूँ इसको, देखो दोबारा काउंट करते हैं अभी, देखो मैं इसको थोड़ा, देखिए अब देखिए, देखिए फर्स्ट 1 2 3 4 5, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर 5 अननोन है भाई, 5 काउंट कर लिए। पूरे मॉडल के अंदर काउंट करने हैं कितने अननोन वेरिएबल हैं, तो काउंट हो गए भी, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर 5 है, सेकंड y2 6, y3 सॉरी y2 तो पहले ही काउंट हो चुका भाई, तो 5, y3 भी काउंट हो चुका, y1 भी काउंट हो चुका, x2 भी काउंट हो चुका, क्लियर है। तो 5 हो गया अभी अभी तक। y3 देखो भी काउंट हो चुका भाई, यहाँ पे y3 काउंट, x1 भी काउंट हो चुका, x2 भी काउंट हो चुका, लेकिन x3 काउंट नहीं हुआ है। तो टोटल कितने हो गए मेरे वेरिएबल 6, यानी कि 6 अननोन है ना, x1 है सॉरी y1 है, y2 है, y3 है, x1 है, x2 है और x3 है। टोटल अननोन कितने, यानी कि टोटल वेरिएबल्स कितने हैं मेरे पास 6। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आइडेंटिफिकेशन मॉडल करवा रहा हूँ आपको सिंपल भाषा में, क्लियर है। सिंपल अगर मैं करवाऊँ आपको आइडेंटिफिकेशन मॉडल, कॉम्प्लिकेटेड ना करूँ, तो क्या करना है हमें, सबसे पहले उस पूरे मॉडल के अंदर अननोन को काउंट करना है। तो अननोन हमने काउंट कर लिए, कितने आए अननोन 6, या टोटल वेरिएबल बोल सकते हो, टोटल वेरिएबल काउंट करिए कितने आए 6। अब ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर कंडीशन, द सेकंड इक्वेशन पूछ रहा है ना, सेकंड इक्वेशन पूछ रहा है, तो क्या अगर ये फर्स्ट इक्वेशन भी पूछ सकता था, सेकंड भी पूछ सकता है, थर्ड भी पूछ सकता है, क्लियर। और पेपर में बहुत बार पूछा हुआ भाई इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के, एक बार फर्स्ट का पूछ लिया, एक बार सेकंड इक्वेशन, एक बार थर्ड इक्वेशन, सेम क्वेश्चन को, क्लियर है। तो अगर मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन का काउंट करके बताता हूँ, तो अगर फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर मैं आइडेंटिफिकेशन मॉडल को लगाऊं तो कैसे काउंट करूंगा, टोटल वेरिएबल तो काउंट कर लिया मॉडल के 6। अब अगर मान लो यहाँ पे सेकंड ना होके 1 होता, तो 1 इक्वेशन के अंदर बताना भी मुझे ये आइडेंटिफाइड है, ओवर आइडेंटिफाइड है या जस्ट आइडेंटिफाइड है। तो इसको मैं कैसे बताऊंगा भाई, फर्स्ट इक्वेशन का चेक करूं मैं पहले, तो फर्स्ट इक्वेशन के वेरिएबल काउंट करो, कितने वेरिएबल है फर्स्ट वेरिएबल इक्वेशन के अंदर, 1 2 3 4 5 वेरिएबल है। तो क्या करते हैं भाई, हम टोटल वेरिएबल के अंदर से उस इक्वेशन के वेरिएबल को माइनस कर दूंगा जिस इक्वेशन को आइडेंटिफिकेशन हमें चेक करना है। तो फर्स्ट का करेक्ट किया भाई अभी मैंने, तो टोटल वेरिएबल के अंदर से फर्स्ट के वेरिएबल माइनस कर दिए 20। सेकंड क्वेश्चन काम का क्या है मेरा, टोटल इक्वेशन काउंट करो, कितनी इक्वेशन है टोटल, 1 2 3 इक्वेशन है टोटल। 3 इक्वेशन के अंदर से जितने इक्वेशन होते हैं उनके अंदर से एक माइनस कर दो, क्लियर है। तो अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे तो क्या आएगा 1 और यहाँ पे क्या आएगा 2, यानी कि ये क्या आ गया 1 लेस देन आ गया ना, क्लियर है, लेस देन आ गया। इसका मतलब क्या है, अनआइडेंटिफाइड, या बोल सकते हो अंडर आइडेंटिफाइड। क्या है भाई, फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या है यहाँ पे, अंडर आइडेंटिफाइड। अगर ये इक्वल आ जाए, 1 = 1 आ जाता तो इसका मतलब होता जस्ट आइडेंटिफाइड। अगर ये 1 ग्रेटर देन 1 हो जाता, यानी कि यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 1 होता, अगर ये ग्रेटर देन आ जाता उसका मतलब होता ओवर आइडेंटिफाइड। समझ रही हो रही, अरे सिंपल है। अभी आपको बताया ना आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कि आइडेंटिफिकेशन मुझे क्या बताता है भाई, किसी भी मॉडल का सॉल्यूशन करने से पहले आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किया जाता है कि उस मॉडल का कोई सॉल्यूशन होगा भी या नहीं, क्लियर है। तो अब इसने क्या पूछा हुआ, सेकंड इक्वेशन का पूछा है, तो हम सेकंड इक्वेशन का निकालते हैं। सबसे पहला काम क्या है, तो पूरे मॉडल के अंदर अननोन को काउंट करो, तो कभी काउंट किए थे, कितने आए थे हमारे 6, क्लियर, 6 आए थे 6। उसके बाद क्या करना, सेकंड इक्वेशन के वेरिएबल काउंट करो, जिस इक्वेशन का निकालना होता है उसके वेरिएबल काउंट करो। तो सेकंड इक्वेशन के वेरिएबल 1 y2 y3 y1 x2 4 वेरिएबल है, तो 6 - 4, क्लियर है, इक्वल टू। उसके बाद क्या करते हैं, टोटल इक्वेशन काउंट करो, कितनी इक्वेशन है 3, उसके अंदर से -1 कर देते हैं। अगर 2 इक्वेशन है तो -1, 3 कितनी भी इक्वेशन उसके अंदर से क्या माइनस करना है, 1 माइनस करना है, क्लियर। अब ये देखो इसको मैं सोल्व करूँ तो क्या आएगा, 2 = 2 आ गया ना। अगर इक्वल टू का साइन आ गया तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट आइडेंटिफाइड, क्लियर है। अगर यहाँ पे 3 आ जाता और यहाँ पे 2 होता तो इसका मतलब ग्रेटर देन, उसका मतलब क्या होता, ओवर आइडेंटिफाइड होगी, क्लियर है जी। तो इसका मतलब सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी, जस्ट आइडेंटिफाइड, समझियो जी। अब तो आइडेंटिफिकेशन मॉडल समझा दिया भाई, क्लियर है जी। ये तो ये था मेरा आइडेंटिफिकेशन मॉडल। अब चले भी आगे हम, क्लियर है जी।
लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा भाई, फर्स्टली करते हैं। देखो तो इनपुट आउटपुट मॉडल भी हो गया भाई मेरा, क्लियर है। डिटर्मिनेंट का रोल भी बता दिया आप लोगों को आज, और आइडेंटिफिकेशन मॉडल भी करवा दिया। अब देखिए आप, हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है भाई। तो 47 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है भाई, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एसोसिएटेड विद द लियोनटिव स्टैटिक मॉडल। तो लियोनटिव का जो स्टैटिक मॉडल है भाई, उसके अंदर ये बोल रहा है कौन सी एसोसिएटेड नहीं है। तो फर्स्ट बोल रहा है ये फाइनल डिमांड जो है ना, वो एक स्टोकास्टिक वेक्टर है, स्टोकास्टिक वेक्टर है। तो बताओ भाई ये ठीक बोल रहा है गलत, कि फाइनल डिमांड जो है वो क्या है भाई, स्टोकास्टिक वेक्टर है। जब या स्टोकास्टिक का मतलब क्या होता है, अरे रैंडम वेरिएबल बोल रहा है। एक मिनट भाई, मैं देखो स्टोकास्टिक का मतलब क्या होता है भाई, रैंडम। तो रैंडम वेरिएबल भाई, जबकि फाइनल डिमांड हमारी क्या होती है, फिक्स होती है। याद रख लेना भाई, फाइनल डिमांड हमारी क्या होती है, फिक्स। समझ रहे हो भाई। अब ये सेकंड क्या बोल रहा है भाई, स्टोकास्टिक का मतलब क्या था, रैंडम वेरिएबल जो चेंज होती है, लेकिन जबकि फाइनल डिमांड हमारी होती है क्या मॉडल के अंदर, फिक्स। ठीक है। सेकंड बोल रहा है भाई रेसिप्रोकल ऑफ द पैरन फोरबियंस रूट इज द मैक्सिमम ग्रोथ रेट। अरे ये इस जो ये जो टेस्ट है भाई, रेसिप्रोकल ऑफ द पैरसन फॉरबियन रूट टेस्ट, इसका इस मॉडल के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो फर्स्ट भी गलत है भाई। अरे देखो भाई नोट पूछ रहा है ना कि कौन सा एसोसिएटेड नहीं है। तो फाइनल डिमांड जो स्टोकास्टिक का मतलब होता है रैंडम वेरिएबल, रैंडम जो चेंज होता रहे, क्लियर। लेकिन ये रैंडमली तो नहीं होता, इसमें तो क्या होती है, फिक्स होती है, यानी कि एक्सोजिलियसली होती है, फिक्स होती है। फाइनल डिमांड हमारी क्या होती है, फिक्स। सेकंड रेसिप्रोकल जो ये हमारा टेस्ट है इस। थर्ड ये क्या बोल रहा है, सॉरी सेकंड रेसिप्रोकल ऑफ द पैरन फॉरबियंस रूट इज द मैक्सिमम ग्रोथ रेट। जबकि ऐसे किसी टेस्ट का यूज हमने इसके अंदर नहीं किया था, हमने सिर्फ की और सिर्फ हमारा क्या आया था, एक मिनट, कि इनपुट आउटपुट मॉडल के लिए कौन सी कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है, साइमन ओगन कंडीशन का, क्लियर है। रेसिप्रोकल ऑफ फॉरबियन रूट्स क्या होता है भाई, ये मल्टीपल स्केलर, यानी किसी भी स्केलर को अगर मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा दूं तो वेक्टर स्पेस में यूज होता है, सिंपली भी छोड़ दो इसको आप। तो यहाँ पे आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, क्लियर। लेकिन ये पूछ रहा है भाई कि कौन सा एसोसिएटेड नहीं है लियोनटिव स्टैटिक मॉडल से, और इस टेस्ट का हमने कोई यूज नहीं किया था, क्लियर। तो ये भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड बोल रहा है कि इनपुट कोफिशिएंट क्या होते हैं मेरे, फिक्स होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है भाई कि इनपुट कोफिशिएंट हमारे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। फोर्थ बोल रहा है भाई कि इस तरीके की किसी इक्वेशन का यूज किया, जबकि हमने कौन सी किस तरीके की इक्वेशन निकल के आई थी हमारी मैट्रिक्स की फॉर्म में, जब हमने इसको सॉल्व किया था एक्स इक्वल टू डी इंटू आई, यानी कि आई माइनस ए का इनवर्स। ठीक है जी। तो इस तरीके का आता, तो ये भी हमारा नहीं आएगा, डी भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं और फर्स्ट भी नहीं, यानी कि सिर्फ थर्ड ठीक है। और ये नोट पूछ रहा है, तो नोट के अंदर कौन कौन सा आ जाएगा, जिसके अंदर थर्ड नहीं है वो आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आंसर मेरा। यानी कि ये भी इनकरेक्ट है, सेकंड भी इनकरेक्ट है, फोर्थ भी इनकरेक्ट है, सिर्फ करेक्ट कौन सा है, सी वाला, क्लियर है जी। तो ये मेरा इनपुट आउटपुट मॉडल था। पीछे भी हमारा क्वेश्चन आया था भाई जून 2012 के अंदर इनपुट आउटपुट मॉडल से, एक बार उसको देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था वो। जून के अंदर आया हुआ था भाई। ये देखो भाई क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ लियोनटिव स्टैटिक मॉडल। तो कौन सी कंडीशन का फुलफिल, देखो अब ये जो टेस्ट था जो पीछे दिया था ये यहाँ पे भी गिवन है, क्लियर। जबकि इस टेस्ट का इनपुट आउटपुट मॉडल के साथ कोई रोल नहीं है, क्लियर। अभी तो कौन सी कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है, ओकन साइमन कंडीशंस का, क्लियर है जी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है जी। तो अब आगे चलो हमारे क्वेश्चन पे, फर्स्टली करते हैं भाई, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था हमारा 40, अच्छा तो देखिए 47 नंबर क्वेश्चन हो गया अभी, इसके बाद चलते हैं हम 48 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है भाई, टू कम्युनिटी आर देन द सब्सिट्यूट। माइक्रो से क्वेश्चन है भाई, तो इसको हम नहीं करेंगे, माइक्रो का क्वेश्चन है, क्लियर। सब्सिट्यूट पूछा भाई, कौन सा सब्सिट्यूटेशन की कंडीशंस है। 49 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, इनको हम कल डिस्कस कर चुके हैं शायद भाई एक बार, क्लियर, या छुड़वा दिए थे कल। तो देखो भाई 49 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई,
इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस इकोनोमेट्रिक मॉडल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखो भाई, इन आइडेंटिफिकेशन मॉडल से क्वेश्चन है जी। कहाँ से क्वेश्चन है जी? आइडेंटिफिकेशन मॉडल से क्वेश्चन है। तो देखो भाई, फर्स्ट क्या ये बोल रहा है भाई कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है वो बताना भाई कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इकोनोमेट्रिक मॉडल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, आइडेंटिफिकेशन इज ए प्रॉब्लम टू बी डेल्ट बाय विद बिफोर एस्टिमेशन, कि किसी भी मॉडल के सोल्यूशन से पहले आइडेंटिफिकेशन एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल भाई, किसी भी मॉडल को सोल्यूशन से पहले मैं क्या करूंगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन चेक करूंगा कि वो आइडेंटिफाइड है भी या नहीं। और एक बात भाई, मैं आपको आइडेंटिफिकेशन मॉडल तो करवा दिया, लेकिन उसमें आपको एक बात बतानी भूल गया भाई मैं, कि आइडेंटिफिकेशन जो मेरा मॉडल है, अगर उसके अंदर मेरा जस्ट आइडेंटिफाइड आ जाए, जस्ट आइडेंटिफाइड का मतलब समझते हो ना, अगर इक्वल आ जाए वैल्यू, क्लियर, तो जस्ट आइडेंटिफाइड होगा। तो जस्ट आइडेंटिफाइड है या एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड बोल सकते हो। तो अब उस कंडीशन में हम कोई किस टेस्ट का यूज करते हैं या कौन से मेथड का यूज करते हैं, फर्स्ट स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड, फर्स्ट स्टेज या इनडायरेक्ट स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड। याद रखनी है भाई, ये बिल्कुल आगे बहुत बार पूछेगा कि अगर जस्ट आइडेंटिफाइड है तो उस कंडीशन में हम किस टेस्ट का यूज करते हैं, इनडायरेक्ट स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड या फर्स्ट स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड, दोनों एक ही बात है भाई, क्लियर है। और अगर हमारा सॉल्यूशन ओवर आइडेंटिफाइड है, यानी कि ये ज्यादा आ जाए तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, तो ओवर आइडेंटिफाइड है तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, टू स्क्वायर लीस्ट स्क्वायर मेथड, क्लियर है जी। अगर जस्ट आइडेंटिफाइड है तो इनडायरेक्ट स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड, अगर ओवर आइडेंटिफाइड है तो टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड। याद रख लेना भी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और अगर हमारा मॉडल अंडर आइडेंटिफाइड है, यानी कि इस तरीके की सिचुएशन आ जाए, अंडर आइडेंटिफाइड है, तो उस मॉडल का कोई सोल्यूशन नहीं, यानी कि नो सोल्यूशन, उसके ऊपर कोई भी टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उस मॉडल का कोई सोल्यूशन ही नहीं है। समझ गए भी। तो फर्स्टली देखो 49 नंबर क्वेश्चन, तो फर्स्ट बोल रहा है आइडेंटिफिकेशन इज ए प्रॉब्लम टू बी डेल्ट विद बिफोर एस्टिमेशन। बिल्कुल भाई, कि आइडेंटिफिकेशन एक प्रॉब्लम है किसी भी मॉडल को एस्टिमेट करने से पहले। तो फर्स्ट तो बिल्कुल ठीक है भाई, और ये पूछ क्या रहा है भाई, ठीक ही पूछ रहा है ना। देखो भाई, हाँ भाई देखो, तो फर्स्ट ठीक है भाई। सेकंड बोल रहा है ऑर्डर कंडीशन इज नेसेसरी बट नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ये बोल रहा है भाई कि ऑर्डर कंडीशन जो है वो नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है भाई। साथ में क्या भी होना चाहिए, इंडिपेंडेंट भी होनी चाहिए इक्वेशन। अरे अभी आपको करवाया था ना कि फर्स्ट तो कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ अननोन इक्वल टू होनी चाहिए नंबर ऑफ इक्वेशन। सेकंड क्या है भाई, इक्वेशन आपस में डिपेंड नहीं करनी चाहिए। और डिपेंडेंसी टेस्ट मुझे कौन बताता है, डिटर्मिनेंट, क्लियर है। तो सेकंड भी ठीक है भाई कि ऑर्डर कंडीशन नेसेसरी है। ऑर्डर कंडीशन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ अननोन इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन, क्लियर। और साथ में क्या भी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट भी। तो सेकंड भी ठीक है। थर्ड देखो अब, टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ एस्टिमेट एंड गिव कंसिस्टेंट एस्टिमेट इफ द इक्वेशंस इज अंडर आइडेंटिफाइड। ये बोल रहा है कि टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं एस्टिमेशन में हम कब, जब इक्वेशन हो अंडर आइडेंटिफाइड। तो अभी आपको करवाया ये सारा कि अगर अंडर आइडेंटिफाइड हो तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, उस टाइम कोई भी टेस्ट काम नहीं करता, क्लियर है। तो टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड कब का अप्लाई होता है, जब इक्वेशन कौन सी हो, ओवर आइडेंटिफाइड, क्लियर है। तो थर्ड वाला गलत हो जाएगा, तो जिसके अंदर थर्ड नहीं है वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि जिसके अंदर थर्ड इनकरेक्ट गिवन हो, डी के अंदर। तो डी आंसर होगा डी। और पढ़ लेते हैं भाई, अंडर इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड इज अप्लाइड टू दी रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन। बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं भाई। तो इसको भी आप यहाँ से याद रख लेना कि इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर जब मेथड हो तो लीस्ट स्क्वायर एप्लीकेबल होता है उसके अंदर, क्लियर है। जाइए आप सभी समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अब आगे चलते हैं अभी फास्टली। 50 नंबर क्वेश्चन भी करवा दिया अभी शायद कल 15 नंबर क्वेश्चन, तो एक बार दोबारा देख लो भी फास्टली। -1 और +1 क्या होती है, कोरिलेशन लिमिट होती है अभी मेरी, कहाँ पे अभी ये देखो, इसके साथ मैच करेगा। कोरिलेशन कोएफिशिएंट -x और +y के बीच में क्या होगा, माइनस प्लस माइनस का होगा भाई। द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन बोलते हैं। -y और -x के बीच में प्लस का होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये मैच करके आंसर देख लेना भाई। 51 देखो भी फास्टली, तो डॉर्बिन वाटसन डी टेस्ट यानी कि ऑटो कोरिलेशन और सीरियल कोरिलेशन के, देखो कल आपको ओएलएस करवाया था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट मॉडल है, और आज आपको इनपुट आउटपुट मॉडल करवाया था, दोनों ही बिल्कुल इंपॉर्टेंट है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे आप देखना, अभी हमें सिर्फ 5-6 लेक्चर ऐसे होंगे जिसके अंदर हमारे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे हमारा टाइम बिल्कुल कम होता जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से रह गए, फीसर टेस्ट वगैरह रह गए भी हमारे, फीसर टेस्ट, डॉर्बिस बाउले टेस्ट, इंडेक्स नंबर करवाने हैं आपको, और हमें मैट्रिक्स करनी है, एलपीपी रहती है अभी हमारी, क्लियर। तो धीरे धीरे कर लेंगे भी हम सभी को कवर। तो फास्टली देखो भी, डॉर्बिन वाटसन डी टेस्ट ऑटो कोरिलेशन के लिए कल भी आपको बताया था
कौन कौन से टेस्ट होते हैं मेरे, डॉर्बिन वुडसन टी टेस्ट और वॉन न्यूमैन टेस्ट। वॉन न्यूमैन टेस्ट तो जिसने कल वाला लेक्चर नहीं देखा वो देख लो और इनको अच्छे से याद रख लो भाई, क्लियर है। आर स्क्वायर मेरा क्या है, गुडनेस ऑफ फिट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन के लिए चेक किया जाता है भाई। डिकी फुलर टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, मेरा स्टेशनरी के लिए। और डमी वेरिएबल क्या बताते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्लियर है भाई। अब आगे चलो भी, इसको मैच कर लेना भी 51 को। आगे देखो 52 नंबर क्वेश्चन देखो रे क्या बोल रहा है, सी एस प्रोडक्शन फंक्शन क्या बोल रहा है, वेयर क्या हुई आउटपुट, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन चेक करना है भाई। तो सी एस प्रोडक्शन फंक्शन और कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, इनके ऊपर भी एक लेक्चर दूंगा भाई आपको, और यहाँ से हम चेक करना बताएंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो मैं आपको सिंपल अगर डेफिनेशन बताऊं तो क्या होती है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से लेबर कैपिटल रेशियो में कितना चेंज हुआ, उसी को क्या बोलते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसके ऊपर भी आपको एक दो लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगा भाई, जिसके अंदर हम इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को निकालेंगे, क्लियर है। तो यहाँ से अगर इसका आंसर देखें तो ये आंसर हो, तो इसको छोड़ देते भी अभी हम। तो एलपीपी भाई, एलपीपी को नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइंड करेंगे भाई, आगे जब नेक्स्ट पेपर में आएगी एलपीपी तो उस टाइम फाइंड करेंगे भाई हम एलपीपी को, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, बिल्कुल ईजी है भाई। अब आगे देखो ये इनपुट आउटपुट मॉडल से फिर क्वेश्चन आ गया भाई। इन एन ओपन इकोनॉमी मॉडल ऑफ इनपुट आउटपुट एनालिसिस, इफ ए इज द इनपुट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एंड आई माइनस ए इज टेक्निकल मैट्रिक्स, द फॉलोइंग इज वायबिलिटी कंडीशन। तो कौन सी कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है, तो साइमन ओकर कंडीशन। तो वो क्या थी, ऑल प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ आई माइनस ए मैट्रिक मस्ट बी पॉजिटिव। आपको पीछे भी करवाया ना कि साइमन ओकन्स कंडीशन क्या है मेरी, क्लियर अभी अभी आपको पीछे करवाया था। तो ये मेरी क्या है अभी, साइमन ओकन्स कंडीशन। अब आगे देखो 55 क्वेश्चन भी वही है अभी, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, कोप डगलस की 1 होती है अभी, क्लियर है। तो ये आपको बाद में करवाएंगे भाई। अब आगे देखो 56 नंबर क्वेश्चन। तो 56 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई कि कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ रिग्रेशन मॉडल, कि कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ रिग्रेशन मॉडल आगे देखते हैं भाई। अच्छा क्या बताता है देखो एक्सप्लेन, कि कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन मॉडल किसी भी रिग्रेशन मॉडल का हमें क्या क्या बताता है। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, देखो एक्सप्लेन्स द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोल रहा है भाई कि ये एक्सप्लेन करता है टोटल वेरिएशन को, कि डिपेंडेंट वेरिएबल की इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह, सॉरी मैगी की वजह से लिख रहा हूँ, देखो चेंज इन कंजम्पशन फंक्शन लिख दिया अभी जैसे सी बार प्लस सी नॉट वाई। तो यहाँ पे ये क्या है, डिपेंडेंट सी क्या है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल और सी वाई क्या है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये मुझे क्या बताता है भाई कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से कितना चेंज आया, सारा चेंज बताता है भाई। कि एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब क्या, चेंज होना भाई, इन द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू में कितना चेंज हुआ, ये सारा मुझे कौन बताता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। बिल्कुल ठीक है भाई, तो फर्स्ट तो ठीक है मेरा। सेकंड, इट कैन बी यूज्ड टू डिराइव द एस्टिमेट ऑफ द एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब क्या होता है भाई ज्यादा, यानी कि मोर भाई एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन, यानी कि in the value of y that is explained by the random factor। क्या बोल रहा है भाई, it can be used to derive the estimate of the extent of variation the value of y that is explained by the random factors। यानी कि ये मुझे और क्या बताता है भाई कि c के अंदर एक तो क्या बताता है मुझे कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन की y की वजह से c में कितना चेंज हुआ, और मुझे क्या बताता है कि एक्स्ट्रा, यानी कि y ने देखो मान लो भाई कंजप्शन के अंदर इनकम की वजह से चेंज हुआ था 100 का, ठीक है जी, और टोटल चेंज हुआ 120 का। तो ये मुझे क्या बताएगा कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन की टोटल चेंज कितना हुआ 120 का, 100 तो किसकी वजह से चेंज हुआ वाई की वजह से, और 20 आउटर इफेक्ट किया है, समझ रहे हो भाई 20 आउटर ने इफेक्ट किया, और ये नहीं बताएगा भाई कि वो आउटर कौन था, समझ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इतना बताएगा कि 100 तो चेंज हुआ इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से, और 20 जो है वो आउटर ने चेंज किया है, क्लियर है। तो इट कैन बी यूज टू डिराइव द एस्टिमेट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन, यस भाई, तो एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन को फाइंड करने के लिए भी यूज किया जाता है, तो सेकंड भी ठीक है। थर्ड बोल रहा है डायरेक्शन ऑफ इंटररिलेशन, तो पीछे ये क्वेश्चन आ चुका भाई शायद, डायरेक्शन कौन बताता है भाई, कॉजलिटी टेस्ट, तो उसमें कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का कोई रोल नहीं है भाई। कॉजलिटी टेस्ट मुझे क्या बताता है भाई, इंटर रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डायरेक्शन मुझे कौन बताता है, कॉजलिटी टेस्ट। तो थर्ड तो आएगा नहीं, क्लियर है, फर्स्ट और सेकंड तो ठीक है लेकिन थर्ड गलत है। और क्या बोल रहा है, इट एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये देखो भाई, ये बोल रहा है भाई कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन जो होता है भाई वो एक्सप्लेन करता है किसका, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मेरा यहाँ पे क्या है सी बार, कि इंटरसेप्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि इन्फ्लुएंस का मतलब क्या, चेंज, कि इट एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, की
इंटरसेप्ट की वजह से इसके अंदर कितना चेंज हुआ, जबकि ये ऐसा कुछ नहीं बताता। ये सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कि सी के अंदर टोटल चेंज कितना आया और डिपेंडेंट वेरिएबल की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से कितना आया, बाकी ये बताएगा आउटर की वजह से। ये नहीं बताता कि इस कांस्टेंट यानी कि आप बोल सकते हो इंटरसेप्ट की वजह से कितना चेंज हुआ, ये नहीं बताता। ठीक है, तो इसलिए डी भी गलत हो जाएगा भाई। इट एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरसेप्ट, गलत है भाई, क्लियर। तो ये भी नहीं होगा, तो क्या ठीक है मेरा, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। आगे देखो भी फास्टली, ये फिर इनपुट आउटपुट मॉडल से क्वेश्चन आ गया भाई। द इनपुट कोएफिशिएंट एलिमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इंटरप्रेटेड एज इनपुट रिक्वायर्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली पर यूनिट ऑफ फाइनल डिमांड। तो कौन सा था भाई हमारी कंडीशन, दिस वाली भाई, अरे हमने निकाली थी ना, कैसे करते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड है, तो किसी भी तरीके से पूछ सकता है आपको। तो आपको इक्वेशन याद रखनी है भी बिल्कुल, एक्स इक्वल टू क्या निकल के आया था हमारा, सो डी आई माइनस ए का इनवर्स। क्लियर है ना, याद रख लेना इसको। क्लियर, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा मेरा 57 का सी। अब आगे चलो भाई, 58 60 प्रोडक्टिव, 67 68। बस भाई, इस पेपर के अंदर इतने क्वेश्चन है भाई दिसंबर 12 के अंदर। क्लियर, कल हम डिस्कस करेंगे जून 2013 का पेपर। ये रहा भाई हमारा जून 2013 का पेपर, इसके अंदर आए हुए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।